एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक डाइपोल को कुछ इस तरह से रख दिया, प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑब्वियसली द डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डाइपोल मोमेंट आ गया बेटा पी वेक्टर। ठीक, एंड दिस डाइपोल इज मेकिंग सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एक एंगल बना रहा है थीटा, एंड हियर इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज यूनिफॉर्म। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि व्हाट विल हैपन विद दिस डाइपोल। इस डाइपोल के साथ क्या होगा। अब देखो बेटा, डाइपोल एक्चुअल में क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट अप टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं, अगर दो चार्जेस हैं तो आपने पढ़ा था कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगता है लेकिन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है आपने ये, है ना, बताया था आपको मैंने। तो देखो जैसे ही आप इस डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में डालोगे, both charged particles are going to experience a force QE, equal magnitude but in opposite direction। ठीक है, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज कितना लगा बेटा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ई वेक्टर आई के। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ई वेक्टर। सिमिलरली फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगा बेटा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है बेटा, डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसका मतलब है द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट डाइपोल F net in the uniform electric field will be given as QE vector minus QE vector and finally you will get 0। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा बेटा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल विल बी जीरो, दैट नॉट पार्टिकल दैट डाइपोल। ठीक है ना, तो अब पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया कि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है तो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट डाइपोल इज जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the translatory motion of the dipole is vanished। ट्रांसलेटरी मोशन इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है, as the forces are separated, forces are separated by some distance। इनके बीच में कुछ एक डिस्टेंस है बेटा, है ना, forces are separated by some distance, so they will form couple। बोलो ये कपल बनाएंगे क्या, कपल के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 11th में। they will form couple, okay, they will form couple। इसका मतलब क्या है, a torque will act on the dipole। भाई फोर्स तो नहीं लगा लेकिन टॉर्क लगेगा। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, ठीक है ना, लेकिन फोर्सेस कुछ डिस्टेंस पर है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस वाले फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा वो इस तरह से है, ऐसा है, ठीक है ना, ये इस तरह से, और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से, तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ एक डिस्टेंस है, तो दे विल फॉर्म द कपल। भाई कपल क्या होता है, कपल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर डाइपोल की लेंथ को 2l लिया जाता है तो ये कितना आएगा, 2l sin थीटा आएगा ना।
बोलो बेटा, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 2l sin थीटा आएगा। तो टॉर्क जो यहाँ पर लगेगा बेटा टाउ, वो कितना लगेगा? एनी वन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर फोर्स था कितना था? Q इंटू ई, और डिस्टेंस कितना था बेटा? 2l sin थीटा। So finally you will get PE sin theta. This is the torque acting on that dipole. उस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो टाउ इज इक्वल टू टाउ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। होप दैट इतनी बातें आपको समझ में आई। क्लियर है? यस सर। तो जब कभी आप एक डाइपोल को उठा करके किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो दैट डाइपोल विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स and some torque due to the couple, means the dipole will not move, translatory motion उसका क्या हो गया बेटा? cease हो गया, लेकिन it can rotate, right? Because of this couple it can rotate। तो बताओ क्या ये डाइपोल सचमुच में रोटेट करेगा क्या? यस सर। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी देर से डिस्कशन करते हैं। एक तो हमें ये पता चल गया, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में लिया हमने, वेक्टर फॉर्म में लिया है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। देखो टॉर्क हमेशा क्या होता है बेटा? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सर राइट हैंडेड स्क्रू रूल। यस, राइट हैंड स्क्रू रूल, बिल्कुल। राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हो आप, या फिर राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइपोल मोमेंट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट P sin थीटा परपेंडिकुलर है ऊपर, इसके पैरेलल आपने रखा और इसको आपने टर्न किया किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अंदर आ रहा है परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है बेटा, तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। अरे बस करो चाचा, पूरा डिस्कशन यही करोगे। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्लियर? अब हम एक दो पॉइंट और यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा। एक दो पॉइंट और कौन कौन से? अगर इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो इन विच सिचुएशन द डाइपोल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा बेटा? तो अगर हम यहाँ पर बोले फॉर मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क के थीटा इज लिए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो जो टाउ मैक्स लगेगा बेटा, इट विल बी गिवन एज P into E, the maximum torque which can act on the dipole in the uniform electric field, given electric field will be P into E। and minimum torque के लिए क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम टॉर्क जो यहाँ पर लगेगा वो कब लगेगा? दैट विल बी एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और पाई। ठीक है ना, थीटा जब उसका 0 होगा या पाई होगा, तो कितना मिनिमम टॉर्क लगता है बेटा? 0। ठीक है, क्लियर? तो मैक्सिमम टॉर्क तब मिलेगा आपको जब थीटा 90 होगा, मिनिमम टॉर्क आपको तब मिलेगा जब थीटा 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा। मतलब जब हमारा थीटा क्या होगा बेटा? मतलब जो हमारा डाइपोल आइदर विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? चलो, अच्छा ये डाइपोल ऐसे रखा था मान लो, अब इसके ऊपर टॉर्क लगा, ये घूम गया ऐसे आगे पैरेलल, अब टॉर्क लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, टॉर्क हो गया 0। ये डाइपोल यहां से यहां तक घूम कर क्या है? टॉर्क हो गया 0। टॉर्क हो गया 0, लेकिन इसका कुछ एक इनर्शिया तो होगा। उस इनर्शिया की वजह से, बिकॉज इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, ये क्या करेगा बेटा? इस लाइन के नीचे चला जाएगा। अभी डाइपोल देखो बेटा ऐसे हो गया, जब लाइन के नीचे चला गया तो डाइपोल कैसा हो गया? ऐसे हो गया। अब अगर ये ऐसे हो गया तो डाइपोल मोमेंट किधर आ गया बेटा? नीचे की तरफ। अब डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ गया, अब देखो बेटा टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया कि बाहर की तरफ आ गया? बाहर की तरफ आया ना। जब वो ऊपर की तरफ था तब टॉर्क कहाँ था? अंदर की तरफ। और जब ये रोटेट करके ऐसे बना दिया अपना, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, तो नाउ इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ फेस। मतलब ये डाइपोल यहाँ से यूं गिरना शुरू किया, यहाँ टॉर्क 0 हो गया, फिर इधर चला गया। अब इस पे उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, ये वापस जाएगा यहाँ पर, फिर ऐसे जाएगा। तो क्या ये कंप्लीटली रोटेट कर रहा है क्या? इज इट कंप्लीटली रोटेटिंग? यस सर। सीरियसली समझ नहीं आया जो मैंने बोला? नो सर।
ऐसे हुआ और नीचे गया तो वापस भी आ गया ना, मतलब पहले कुछ देर क्लॉकवाइज गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रोटेट काम कर रहा है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। तो हमारा डाइपोल कंप्लीटली रोटेट नहीं करेगा, बल्कि हमारा जो डाइपोल है वो वाइब्रेट करेगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑसिलेट करेगा, इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू से कि ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। और बेटा जहां ऑसिलेशन आती है वहां मैं जरूर पूछता हूँ कि टाइम पीरियड, तो पूछूंगा, थोड़ी देर से पूछूंगा उसको भी, ठीक है। पहले तो आपको इसका मोशन समझ में आ गया कि हमारा जो डाइपोल है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन बिल्कुल नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वजह से वो डाइपोल अपने सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ठीक है बेटा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द फूड पैकेट्स और द फूड्स आर गेट बॉइल्ड क्विकली इन द, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जो फूड होता है, फूड पैकेट्स वगैरह, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़ी जल्दी से गर्म हो जाते हैं, उसकी वजह भी यही है बेटा। जब आप क्या करते हो, कोई भी चीज, जैसे मान लो आपने ये उठाया, आपने वाटर वाटर से उठाया और उसको आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दिया, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्टिंग एज अ डाइपोल, दे आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होने की वजह से उनके ऊपर क्या लगा बेटा, फोर्स, सॉरी नॉट फोर्स नहीं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन टॉर्क तो लगेगा। तो दे विल एक्वायर सम एक्सटर्नल एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी एंड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, दैट इज द हीट एनर्जी। वही होता है क्या बेटा, हीट एनर्जी। हीट की डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब मॉलिक्यूल की सारी काइनेटिक एनर्जी, वेदर इट इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, एनी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सभी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल हीट एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो जब आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर कोई फूड रखा, फूड के अंदर ऑब्वियसली वाटर तो हमेशा प्रेजेंट होता है, वाटर या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, रोटेट करना शुरू कर देते हैं, दे एक्वायर एक्स्ट्रा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, उनका हीट इंक्रीज कर जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई द फूड पार्टिकल, जो हमारे फूड फूड होते हैं वो माइक्रोवेव ओवन में जल्दी से हीट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ठीक है बेटा। चलो, अब देखो हमने आपको बताया कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो कंप्लीटली रोटेट ना करके क्या कर रहा है बेटा, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। इफ इट इज ऑसिलेटिंग इट मींस दैट इट कैन परफॉर्म एसएचएम, है ना, ये एसएचएम परफॉर्म कर सकता है। तो अब यहाँ पर अगला जो इसी से रिलेटेड पॉइंट होगा वो ये होगा, व्हाट विल बी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, मतलब सॉरी, जो ये हमारा डाइपोल है जब ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। चलो बेटा कोई बताएगा, कोई सॉल्व करेगा? कोई कर सकता है? मैं बताऊं? देखो क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे जो डाइपोल है उस वो जो है ऑसिलेट कर रहा है, क्यों ऑसिलेट कर रहा है? व्हेन डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा डाइपोल कहाँ होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस रीस्टोरिंग टॉर्क, इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। क्या होता है बेटा, इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता
and that restoring torque is given as P into E into sin theta. अब ये भी निकाला आपने। अगर आपने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया है तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हिच इज P sin थीटा। अगर ये इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, P sin थीटा एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो एज टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला किसने किसने पढ़ा है? टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। सर मैंने पढ़ा। पारुल पढ़ा होगा। पारुल आवाज आ रही? ओके, टाउ इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू अल्फा। आई मतलब होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आई अल्फा इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया बेटा पीई अपॉन आई इंटू साइन थीटा। ये रीस्टोरिंग है, इस वजह से आप यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही पुट करके रखोगे। ठीक है, तो जैसे अगर कोई पार्टिकल एस्टम, सर कुड यू प्लीज सेंड द लेक्चर रिकॉर्डिंग लेटर, आई हैव मिस्ड टू मच ऑफ द लेक्चर। हाँ बेटा ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा उसको डाउनलोड करना, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना और फिर लिंक बना के शेयर करने में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम शेयर नहीं कर सकते उसको, ज्यादा एमबी की वीडियोस होती है, बट आई विल। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पर देखो क्या है, आपने पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, इट मींस दैट the acceleration of that particle must be proportional to the displacement. That was the condition for the SHM. मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन भी किया है क्लास में, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो तो एंगुलर एसएचएम मतलब समझते हो ना, इस तरह से रोटेशनल वाला, तो इन दैट केस द एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अगर लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आता है तो लीनियर एसएचएम हो गया। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आता है तो एंगुलर एसएचएम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या ये प्रोपोर्शनल आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, अभी तो यहाँ पर साइन थीटा है, अभी तो प्रोपोर्शनल है नहीं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई अ कंडीशन इफ थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए, थीटा टेंड्स टू 0, then alpha will be given as minus PE upon I into theta. ठीक है बेटा, now this acceleration, this angular acceleration becomes proportional to the angular displacement. Angular what जो भी है लिखा हुआ आपके सामने, angular acceleration is proportional to the angular displacement. Clear? So there will be SHM, there will be SHM. इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बोल देना भाई। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ गया कितना, पी ई अपॉन आई, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई। और आपने पढ़ा ही है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, so the time period of that electric dipole in uniform electric field will be given as 2 pi under root moment of inertia upon p into e। बताओ भाई, समझ आया? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया? सर ये थीटा टेंड्स टू 0 के बाद एक और बार समझाना। अगर थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, आपने एसएचएम की कंडीशन पढ़ी है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, बोल पड़ा है? यस सर। अगर ऐसे ही एंगुलर एसएचएम हो जाएगा तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो। यस सर। उसी से कंपेयर किया बेटा, देखो अल्फा आ गया माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, तो जो पीई अपॉन आई है वो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ओमेगा मिल गया आपको तो अंडर रूट पीई अपॉन आई हो गया ओमेगा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी।
यस सर। समझ आ गया? पारुल समझ आ गया? ठीक है, तो it's all about the electric dipole when it will placed in the uniform electric field. ठीक है बेटा, ऊपर की दो बातें आपके स्कूल में बताई गई होंगी, ये बात आपके स्कूल में नहीं बताई गई, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी पॉसिबिलिटी बनता है तो हमें उसको जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर एक साथ कई सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन हो जाए। चलिए, ये तो बात हो गई कि जब हमारा डाइपोल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो तीन बातें समझ में आई। नेट फोर्स 0, देयर विल बी अ टॉर्क ड्यू टू द कपल एंड द dipole will oscillate with the time period of under root I upon P, 2 pi under root I upon P, where I is the moment of inertia and moment of inertia आप जानते हो mr स्क्वायर होता है बेटा। तो दो पार्टिकल हैं तो दोनों पार्टिकल का ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, where m will be the mass of the charged particle। ठीक, नाउ अच्छा बताओ, मान लो अगर डाइपोल का जो मास है वो हो ही ना, तो जो डाइपोल के पार्टिकल एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू अगर उसका मास हो ही ना, तो तब क्या वो एसएचएम परफॉर्म करे? In that case, will it perform SHM? सर शायद नहीं। शायद नहीं। पारुल आवाज आ रही है? बेटा देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया था a charge cannot exist without mass, याद है? यस सर। यस, तो जो मैंने बोला वो कंप्लीटली बेसलेस था। अगर चार्ज है तो मास होना कंपलसरी है, a charge cannot exist without mass। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन non-uniform electric field. Now we will discuss what will happen this dipole in the non-uniform electric field. ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द स्पेस इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हर पॉइंट पर क्या होता है बेटा, अलग अलग। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, then what will happen with that dipole in that field? So it will be complicated if I'm going to consider the electric field varying in all the direction. मैं अभी केवल एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उसी को समझाऊंगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किसी सिंगल डायरेक्शन में होता है, तो मान लीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा ड्रॉ कर दिया, मान लो कुछ इस तरह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जरा बताओगे किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड? सर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन देख के क्या समझ में है तो यूनिडायरेक्शनल, है तो यूनिडायरेक्शनल, लेकिन इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। बोल सकते हैं? हाँ भाई, यस सर। इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लेफ्ट से राइट जैसे मूव करोगे, लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करोगे, देन क्या पता चलेगा आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो मैंने इस तरह की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने चार्ज को और डाइपोल को रख दिया। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया।
तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में आया, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। नाउ इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है जो कैसी है, इंक्रीजिंग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया विच इज इंक्रीजिंग, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। नाउ व्हाट, अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यू विल राइट पी, सॉरी पी नहीं, क्यू, क्यू इनटू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा, कितना लगेगा, क्यू इनटू ई बी। तो इसका मतलब देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन दैट डाइपोल व्हिच विल बी गिवन एज क्यू टाइम्स ऑफ ई ए माइनस ई बी। बोलो समझ में आया क्या, समझ आया? यस सर। तो अगर आप डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, then that dipole will experience a force which is given as q times of EA minus EB, मतलब q times of difference in the electric fields, ठीक है, q times of the difference in the electric fields, got it? यस सर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। पहले पॉइंट हमें ये समझ में आया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में the net force acting on the dipole is not going to be equal to zero. Is that clear? चलो बेटा, अच्छा बताओ क्या अभी इसके ऊपर कुछ एक टॉर्क लग रहा है, क्या इसके ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है इस केस में जो मैंने अभी बनाया? नहीं, इस केस में कोई टॉर्क नहीं लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा जो ये डाइपोल मोमेंट है ना, ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल डायरेक्शन में बस इंक्रीज कर रहा है, पीछे मान लो 5 न्यूटन पर कूलम था, फिर आगे जाके 10 हो गया, फिर आगे जाके 15 हो गया, फिर 20 हो गया, तो डायरेक्शन तो उसका एक ही है ना, बस मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है। तो जो टॉर्क होता है वो एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो क्या है, क्योंकि डाइपोल हमारा क्या है, पैरेलल है, इसलिए टॉर्क नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये मान लो पैरेलल नहीं होता, कुछ एंगल पर होता है, डाइपोल इज गोइंग टू मेक सम एंगल, देन यहाँ पर जो टॉर्क लगता है बेटा, उस टॉर्क को निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं, दैट विल बी द वेरिएबल टॉर्क। बोलो सही बोल रहा हूँ? अगर मान लो हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, घूम गया, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड घूम गया, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेरिएबल फोर्स तो वेरिएबल टॉर्क, ठीक है। तो जो टाउ एक्टिंग, जो टाउ इसके ऊपर लगेगा, टाउ नेट, इट विल बी वेरिएबल। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टॉर्क ऑब्टेन होगा आपको। बोलो समझ आया? समझ आया भाई? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये देख लेना है, इफ फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल ना, इफ फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल। पारुल बेटा आपको आवाज आ रही है? काफी देर से आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल, तो इन दैट केस क्या होगा? ओके ठीक है बेटा, इफ फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट वेरिंग लिख देता हूँ सीधे सीधे, वेरिंग मतलब या तो इंक्रीज कर रही होगी या तो डिक्रीज कर रहा है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल एफ, एफ कितना मिलेगा बेटा? एफ मिलेगा आपको क्यू इनटू, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा निकाल लेते हैं, स्मॉल फोर्स डी एफ, तो ये मिलेगा बेटा क्यू इनटू डी ई, डी ई इज द स्मॉल चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी को देख के लिखा है, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई ए माइनस ई बी, तो जो स्मॉल फोर्स लगेगा स्मॉल चेंज के लिए वो क्यू इनटू डी ई होगा, डी है ना। अगर मैं इसमें क्या करूं बेटा, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2l से, और डिवाइड कर दूं 2l से, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिलेगा P इंटू डी ई। अगर मान लो x के डायरेक्शन में है तो आप इसको लिख सकते हो 12 को कितना dz लिख सकते हो, dx लिख सकते हो ना। बोलो बेटा समझ आया क्या? Where dx is the length of dipole। तो किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई डाइपोल, वो कितना एक्सपीरियंस करता है बेटा, P टाइम्स ऑफ
dE upon dx. Is that clear? Yes, sir. Okay, fine, sure. So now आपको ये समझ में आ गया कि हमारे डाइपोल के साथ क्या होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म में फोर्स 0 लगता है, टॉर्क लगता है कांस्टेंट, बट ड्यू टू दैट टॉर्क द डाइपोल विल ऑसिलेट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. In the non-uniform electric field, it is going to experience some net force and a torque which is variable. If the field is unidirectional but varying, then the force will be given as P into dE upon dx. ठीक है बेटा, चलिए अब हम इस पर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन बताते हैं आपको, आप जरा हमें सॉल्व करके बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जो स्कूलों में और बुक्स वगैरह में ना दिखे आपको। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन हमारा ये है कि in the space there is the electric field in the z along the z axis, ठीक है ना, ये z axis और इस z axis के along एक इलेक्ट्रिक फील्ड है which is increasing at the rate of 10 Newton per coulomb meter. 10 Newton per coulomb meter. But I have studied in as look at a system with zero net charge but having dipole moment experience in a net force. Wait, क्या लिखा आपने? I have studied in the Dinesh book that a system with zero net charge but having dipole moment experience in a net force in a non-uniform electric field. Huh. So what is confusion here? क्या कंफ्यूजन हुआ था? यही तो मैंने भी बताया कि अगर आप एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, और अभी तो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, देखो dF = P dE upon dx, अगर वो यूनिडायरेक्शनल है तो। इसमें कंफ्यूजन क्या लग रहा है आपको? हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज हो गया 0 और उसका कुछ एक डाइपोल मोमेंट है P × 2L। तो बात तो वही हो गई ना, उन्होंने पूरा इलैबोरेट करके लिखा हुआ है कि एक सिस्टम है जिसमें 0 नेट चार्ज है लेकिन कुछ डाइपोल मोमेंट है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये स्टेटमेंट हो गया, वही मैंने भी आपको बताया, अगर आपका डाइपोल किसी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। पर आपने बोला नॉट इक्वल टू, तो आपने भी तो लिखा है नेट फोर्स एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? नॉट इक्वल टू 0। दोनों स्टेटमेंट एक ही है ना, पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब नॉन जीरो फोर्स। बात तो एक ही है ना, लिखने के तरीके अलग अलग है, बात तो एक ही है। बोलो। हाँ जी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर फोर्स 0 हो गया तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता ना, बात वही है, वही सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है सर नॉन यूनिफॉर्म के केस में टॉर्क तो तभी अप्लाई होगी ना अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना हो। हाँ बिल्कुल, उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो। यस सर। इसलिए तो लिखा वेरिएबल टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट भी नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना, ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, ये टीएस में नहीं लिखा होगा, dF = P dE/dx, ऐसे लिखा भी हो शायद, मुझे नहीं पता टीएस के बारे में, मैंने टीएस को पढ़ा नहीं। तो अभी देखो क्या है, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर
ये मान लो अपनी ऑब्वियसली एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी वाई एक्सिस है बेटा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है 10, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के कैप लगा देता हूँ जिससे आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलावा है, ठीक है। 10 न्यूटन पर कूलम पर मीटर के रेट से वो जो है इंक्रीज कर रहा है जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है बेटा। अब आपसे बोला क्या, यहाँ पर एक डाइपोल को रख दिया गया है, एक डाइपोल को रख दिया गया है, तो हमने यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया, ये हमारा एक डाइपोल है यहाँ पर, इसको मैंने रख दिया यहाँ पर इस तरह से। ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और ये हो गया इसका प्लस क्यू चार्ज। तो जेड एक्सिस के अलावा हमने एक डाइपोल रखा, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर एक डाइपोल रखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट, अगर इसका डाइपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर, ये आपको दिया गया, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन एज 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर, ठीक है बेटा। आपको बताना व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, चलो बताओ बेटा। नेट फोर्स भी बताना और नेट टॉर्क भी बताना, दोनों चीजें बताना। है भाई, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, क्या बैठो क्या। सर टॉर्क तो 0 होगी हम्म, और फोर्स 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 क्या पता शायद सर ट्वाइस क्यू ही होगी। पारुल आपका आंसर है। आपके सामने सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा है, फिर भी आप जो है गलत आंसर दे पा। ये फॉर्मूला जो लिखा है df इक्वल्स टू p de by dx, ये क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, de by dx इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपको दिया तो है 10 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, वो क्या है, वो de by dz ही तो है। सर लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो वेरिंग के लिए नहीं है। कौन सा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वहां क्या लिखा हुआ देखो,
10 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर मूव करने पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। वेरिंग फील्ड ही तो है। टेन न्यूटन पर कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद द डिस्टेंस। यहाँ का है, यहाँ का है, मतलब आपको क्या लगा मैंने होमवर्क दिया है? सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है ना सर? जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल वेरिंग फोर्स है, बिल्कुल भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है, फोर्स भी तो वेरिंग हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया गया, 10 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी कितना, 10 न्यूटन पर कूलम। एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जेड के डायरेक्शन में। तो अगर आप जो है 1 मीटर जेड के डायरेक्शन में मूव कर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंक्रीज कर जाएगा, 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है बेटा, तो मान लो इसकी लेंथ कुछ एक है, मान लो इसकी लेंथ है dz, ठीक है ना। अगर इसकी लेंथ dz है तो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर df, वो कितना लगेगा, वो लगेगा q इंटू डी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही लगेगा ना बेटा। लेकिन आपको यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से बदल रहा है। तो आप यहाँ पर डीई बाई डीजेड कर दो और इंटू डीजेड कर दो, तो क्यू इंटू डीजेड डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये हो जाएगा पी इंटू डीई बाई डीजेड। बोलो समझ आया, बोलो बेटा समझ आया। यस सर। नाउ डाइपोल मोमेंट क्या दिया है आपको, डाइपोल मोमेंट आपको कितना दिया था, 10 पावर माइनस 7, यस सर। 10 पावर माइनस 7, ठीक है। और डीई बाई डीजेड कितना दिया है, 10, कितना आ गया बेटा, 10 टू द पावर माइनस 6। बोलो समझ आया। यस सर। दैट्स इट। क्लियर है बेटा। तो ये तो था बातें हमारी कि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कूलम्स, सॉरी गॉस के बेसिस पर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले क्या हमें कुछ और क्वेश्चन करने चाहिए। ये मेरा आंसर था और मेरे को लगा गलत। देखो यही तो गड़बड़ बात है। अरे आपको लगा गलत है, आपको लगा सही है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बता ही सकते हो ना, बोलना तो चाहिए। सो शुड वी डू सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए हमें, 2-4, यस सर। जिसमें हम +1 को भी मिक्स कर सकें। यस सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सर तुक्का था शायद। चलो आगे की बात, मतलब कुछ, अब आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि वी आर गोइंग टू डू सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये बातें अपनी हो चुकी है जितना हमें समझना था, अब हमें गॉस थ्योरम समझना है। पहला क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ। मान लो 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है ना, ये 2 पार्टिकल्स हैं एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद a स्पीड v। इसके ऊपर चार्ज है बेटा q1 और इसके ऊपर चार्ज है q2, ठीक है। 2 पार्टिकल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम स्पीड से, एक के ऊपर चार्ज q1 है और एक के ऊपर चार्ज q2। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया,
अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शॉर्ट इंस्टेंट, थोड़ी देर के, ठीक है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आपने देखा कि ये जो हमारा पार्टिकल जो पहले ऐसे जा रहा था, अब उसकी वेलोसिटी ये हो गई इधर, कितने डिग्री पर, पहले वाले पार्टिकल का ना 60 डिग्री पर, और इसकी स्पीड हो गई बेटा v डैश v/2, ठीक है, जो q1 वाला था। और जो q2 वाला था, जो पहले इधर जा रहा था, बोर्ड के बाहर तो नहीं, जो इधर जा रहा था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई इस तरह से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर बदल गया बेटा, ठीक है, स्पीड वही रही इसकी q2। तो दो पार्टिकल जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे सेम स्पीड से, ठीक है ना, इनको थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो ये सिचुएशन आ गई। एक की वेलोसिटी 60 डिग्री पर हो गई और आधी हो गई, और दूसरे का स्पीड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गया, कितना बेटा 90 डिग्री, ये v/2, ठीक। ये इसकी इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये फाइनल कंडीशन, थोड़ी देर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। मान लो इसके मासेस है m1 m2, ठीक है, इनके मासेस है m1 m2। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल, सेम स्पीड बोला था क्या मैंने, सेम स्पीड नहीं बेटा, इसको पता ही लगा लो, v2 लिख दो, v2 आपको बताना है v2 कितना, परपेंडिकुलर हो गया बस। चलो बेटा बताओ, determine the speed of second particle। सर इनिशियल में भी स्पीड चेंज कर लेना। में इनिशियल में स्पीड सेम है बेटा, v और v है, ठीक है सर। फाइनल में एक की स्पीड v/2 हो जा रही 60 डिग्री पे, और दूसरे की नहीं पता कितनी हो रही, बस इतना पता है 90 डिग्री पे आ गया। तो रिलेशन क्या लगा बेटा, ये थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सोचना होता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सोचो क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ जो वेलोसिटी बदल, क्या हुआ ऐसा इसके साथ जो वेलोसिटी बदल गई। स्मॉल इंस्टेंट के लिए आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, है ऑब्वियसली फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बदलेगी। तो आपको कंडीशन दे दी गई कि वेलोसिटी कैसे बदला, कंडीशन यहाँ पर ये है, शॉर्ट इंस्टेंट लिखा है ना, शॉर्ट इंस्टेंट का मतलब मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ, यू हैव टू अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। जब कोई फोर्स फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है किसी सिस्टम पर, तो वहां पर बेटा इंपल्स आता है, एंड उस इंपल्स की वजह से सिस्टम का मोमेंटम बदल जाता है। मुझे पता है आप ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सोचो और कोशिश करो लगाने की। होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मैं तो बताऊंगा।
बट एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाए आपके कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कंडीशन लग रही है, ये सिचुएशन लग सकती है, ये थ्योरम लग सकती है, ऐसे सोच सकते हो आप। बताऊं मैं? यस सर प्लीज। चलो बेटा कोई नहीं। देखो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये एज्यूम करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया वो कितना अप्लाई किया, ठीक है। लेट जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बेटा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे, ठीक है ना। क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही बेटा तो एक्स और वाई दोनों के देखो एक्स कंपोनेंट भी आ रहा है, वाई कंपोनेंट भी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो दोनों कंपोनेंट बदलेगा, फोर्स जिस डायरेक्शन लगेगा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन बदलेगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एंड टाइम ऑफ एक्शन, इसका टाइम ऑफ एक्शन देखो बेटा कुछ एक मान लो अपनी मर्जी से, मान लो आपने dt ले लिया, टाइम ऑफ एक्शन कितना ले लिया, dt है, डेल्टा टी लिख लेते हैं, डेल्टा टी ले लिया। देन इंपल्स कितना लगा बेटा, देन इंपल्स इज इक्वल्स टू, पहले वाले पार्टिकल की बात करें तो कितना लगा, q इंटू ई, ई मतलब कितना बेटा, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के। बोलो बेटा अगर चार्ज q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है तो फोर्स कितना लगता है, q इंटू ई लगता है। तो यहाँ पर E कितना है बेटा, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के। तो इम्पल्स जो पहले वाले सिस्टम पार्टिकल पर लगा वो कितना लगा, q1 ई एक्स प्लस ई वाई इंटू इम्पल्स होता फोर्स इंटू टाइम, तो डेल्टा। सिमिलरली इम्पल्स जो हो गया बेटा सेकंड पार्टिकल पर, वो कितना लगा बेटा, इम्पल्स लगा सेकंड पार्टिकल पर q2 ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के इंटू डेल्टा। बोलो इम्पल्स समझ में आ गया? यस सर। इम्पल्स समझ में आ गया दिवेश? यस सर। चल अब देखो बेटा जब इम्पल्स लगता है सिस्टम पे तो सिस्टम का मोमेंटम बदलता है, चलो निकालते हैं मोमेंटम। अब निकालो, देखो बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डेल्टा p1, तो डेल्टा p1 कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, resolve this velocity you will get v by 2 cos 60 along x axis, v by 2 sin 60 along y axis, ठीक है ना। तो डेल्टा p1 कितना मिल गया बेटा आपको, पहले वाले पार्टिकल की अगर आप बात कर रहे हो तो कितना मिल गया, m1 v by 2 cos 60 ik प्लस m2 v by 2 sin 60 jk। ये तो हो गया बेटा फाइनल मोमेंटम। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? आवाज आ रही? ठीक। अब इनिशियल मोमेंटम बेटा कितना था, तो इनिशियल था कितना m1 इंटू वी, और किस डायरेक्शन में, सिर्फ x के डायरेक्शन में आपको दिया था, पैरेलल जा रहे थे आई के। सिमिलरली डेल्टा p2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट, तो m2 इंटू v2 j कैप, हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही, बोलो हॉरिजॉन्टल में कुछ है क्या, नहीं, सारी की सारी वेलोसिटी कहां चलेगी, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वाला हो गया जी, माइनस इनिशियल कितना था बेटा m2 vi, तो हमने दोनों लिख लिया कि पहले के मोमेंटम में कितना चेंज आया और दूसरे के मोमेंटम में कितना आया। अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिखोगे
Q1 EX डेल्टा T I K प्लस Q1 EY डेल्टा T J कैप इज इक्वल्स टू, भाई cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो आप लिखोगे M1V by 4 I K प्लस M2 रूट 3V by 4। M2 क्यों लिख दिया भाई, M1 है, सॉरी M1। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिखी। बताओ समझ में आ रहा है? केवल लिखना लिखना है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सही है यार, कंसेप्ट आपने पढ़ा है, केवल लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा पढ़ाता है इसलिए अजीब अजीब सा लग रहा होगा, बट दैट इज कूल, बढ़िया है, समझ में आएगा आपको, ठीक है। Q1 EX delta T IK plus Q1 EY delta T J cap is equals to M1 V by 4 IK और M1 root 3 V by 4 J cap भी है। So if this is equal, then X components will be equal and Y components will be equal. So you will get Q1 EX delta T is equals to M1 V by 4, equation number 1। दूसरा आपको मिल रहा है Q1 EY delta T is equals to M1 root 3V by 4, equation number 2। अभी हम पहले वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपको यहां से पता चल गया कुछ, क्या पता चला भाई, EX अपॉन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, आपको मिल गया EX अपॉन EY इज इक्वल्स टू V by 4 कैंसिल 1 by root 3। बोलो फर्स्ट पार्टिकल वाला समझ में आ गया आपको? यस सर। क्लियर है ना? चलो अब ऐसे सेकंड पार्टिकल के लिए लिख के बताओ बेटा, सेकंड पार्टिकल के लिए लिख के बताओ। अगर मैं सिमिलरली लिखूं तो Q2 EX delta T will be equal to M2B minus M2B के इक्वल, Q2 EY delta T will be equal to M2B2। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमने निकाल लिया, कंपोनेंट्स का रेशियो। अब ऐसे आपका बनेगा Q2 EX डेल्टा T, अब ये I वाला कंपोनेंट है, इसमें I वाला कंपोनेंट क्या है, M2VI, M2V हो गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और Q2 EY डेल्टा T इज इक्वल्स टू Y, सॉरी यहाँ पर माइनस भी था, माइनस लगा देते, और यहाँ पर प्लस M2V2, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को कर दो डिवाइड बेटा, 3/4 कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा EX अपॉन EY इज इक्वल्स टू V अपॉन V2। बोलो यहां तक समझ में आया? कोई डाउट यहां तक कहीं पर भी? दिवेश सुन रहे हो? यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो बस हो गया आंसर फिर आपका। अब दोनों जो आपको मिले EX EY बराबर ही होंगे, सो यू विल राइट 1/√3 is equals to V upon V2, so V2 is equals to √3 times of V। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी √3 टाइम्स ऑफ V। बोलो समझ में आया? यस सर। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम्स, ये थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, और पारुल आपको इसको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या नहीं समझ में आया, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया?
अच्छा, नो डाउट, ओके ओके, ठीक है, मुझे लगा ठीक, ओके फाइन, चलो बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब क्या है भाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज कर लिया, बाकी क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज कर लिया, है ना। तो इंपल्स मोमेंटम वाला क्वेश्चन हो गया, ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये सब क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस लाते हैं। हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे, ई एक्स इतना दिया, ई वाई इतना दिया, पुट किया, सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिया, वो क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते। इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए आप इसको लिखोगे, और लिखोगे तो आपका दिमाग तब, जब तक आप इसको लिखोगे तब तक चलता रहेगा, तब तक इसके बारे में सोचता रहेगा, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके, समझ जाएगी बात। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और एक सेकंड जरा टाइम भी देख लें। ओके फाइन, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बेटा, ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा वो भी, इसको हटा दूं ना, नोट कर लिया होगा आपने। यस सर। अब आपको यहाँ पर एक दे रखा है, इंसुलेटेड वायर फ्रेम ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है ना, और इसको आपने कुछ एक इस तरह से रखा हुआ है, कोई मैसेज किया क्या? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का, ठीक? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक एंगल इसका जो है वो 90 डिग्री का है, नाम दे देते हैं, मान लो ये ए एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, दो पार्टिकल्स हैं विच कैन स्लाइड ऑन दी साइड्स, दो पार्टिकल हैं, ये साइड एसी और एबी पर स्लाइड कर सकते हैं, और इन दोनों पार्टिकल का मास क्या है बेटा, सेम, ठीक है ना, इन दोनों का मास क्या है, एम एम, लेकिन सॉरी बेटा, कॉल आ गई थी, आवाज आई क्या, आवाज आई? यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास दो थे बेटा, ठीक है, ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और इन दोनों पार्टिकल को कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से, इन दोनों पार्टिकल को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्लाइड कर सकते थे ना, पार्टिकल्स कैन स्लाइड, particles can slide on AB and AC at equilibrium, जब इनको इक्विलिब्रियम मिल जाता, मतलब जब ये स्लाइड करना बंद कर देते हैं, ये जो स्प्रिंग है वो AB के साथ कुछ एक एंगल बना रही बेटा, अल्फा एंगल बना रही, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, एक एंगल बना रहा है अल्फा विद AB, फाइंड आउट अल्फा, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, मतलब मैंने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे स्ट्रिंग कुछ एक एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एंगल अल्फा, एंड आल्सो द टेंशन इन द कॉर्ड, टेंशन कितना आएगा वो भी बताना है, फाइंड अल्फा। मैं इसको दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके अगली क्लास में आइएगा, वो एप्लीकेशन वालों का फोन आ रहा है, थोड़ा देखूं क्या अपडेट हो गया क्या नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह मिल गई आपको? नो सर। रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? सर एक्चुअली लॉकडाउन हो गया था ना, तो फॉर्म सबमिट नहीं किया है अभी। अरे तो कोई बात नहीं, संजू सर को कांटेक्ट कर लो। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ।
कोई नहीं, 26 तारीख तक आराम से कराना, टोटल 26 में लग जाएगा मुझे एप्लीकेशन अपडेट करने में, ठीक है। यस सर। चलो, तो आपको इस क्वेश्चन में आपको अल्फा निकालना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है बेटा। ये स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना, ये निकाल के आना। अगली क्लास में एक दो क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम लोग गॉस लॉ यूज कर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर, चलिए, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन दे दो। ओके बेटा, अभी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, अभी भेजता हूँ। ओके ठीक है, मैं भेजता हूँ डिफिकल्ट नहीं है ठीक है, पहले मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन भेजूंगा और फिर उसके बाद जब वो हो जाएगा, फिर स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप जिसको सॉल्व कर पाओ, फिर लेवल बाद में बढ़ेंगे, नॉर्मल भेजो।